नमस्ते फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने अब तक डिस्कशन कर लिया था कि हम लोग ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की आज बात करने वाले थे और हमने अब तक बात कर ली है पाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जान रहे थे इन सभ्यताओं के बारे में। जैसा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रश्न किया गया है, प्रश्न का तरीका कुछ इस तरीके से है। ज़्यादातर या तो स्थान पूछा है, स्थल जो सभ्यता से संबंधित है और सामने स्थान है किस जिले में स्थित है, या प्रश्न पूछा है किस नदी के किनारे स्थित है, या प्रश्न पूछा है जैसे हम देखते हैं पाषाण काल के समय के अगर प्रश्न किए जाते हैं तो ज़्यादातर उन स्थलों के बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण काल का स्थल है। ऑप्शन दिए होते हैं, बागोर है, जायल है और भी बहुत सारे कुछ। तो ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उनमें से आप बड़ी आसानी से अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो वहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से वही हम परिचित इस टॉपिक्स जो आज हम स्टार्ट करने वाले से आप में से ज़्यादातर लोग इस टॉपिक से परिचित हैं, कालीबंगा के बारे में जो कांस्य युगीन सभ्यता है। तो आज की जो हमारा डिस्कशन है वो कांस्य युगीन सभ्यताओं पर है। और मैं बात करूं अगर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो राजस्थान में कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में जो सबसे प्रमुख स्थल है वो कालीबंगा है। अच्छा, एक मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था, हमने पढ़ा था कि गिलूंड जो स्थल है राजसमंद में स्थित है। यह स्थल राजसमंद में स्थित है, बनास नदी के किनारे पर है। इस स्थल के बारे में हमने देखा था कि 1957-58 के अंदर 57-58 के अंदर इस स्थल की सबसे पहले खुदाई करने का काम किया था बीबी लाल ने। बीबी लाल महोदय ने सबसे पहले इसका किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1998 और 2003 के बीच में यहाँ पर एक और दल आता है जिसमें पूना विश्वविद्यालय के हैं प्रोफेसर वीएस सिंधे। प्रोफेसर वीएस सिंधे साहब ने यहाँ पर क्या किया था, उत्खनन का काम किया था। इनके साथ थे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ग्रेगरी पोशाल, प्रोफेसर ग्रेगरी पोशाल, जिनके बारे में हमने जान लिया था। तो एक तो ये जानकारी बीबी लाल वाली। और एक और बात थी, हम पढ़ रहे थे मध्य पाषाण कालीन स्थलों के बारे में। हमने डिस्कशन कर लिया है मध्य पाषाण काल के बारे में, फिर भी एक स्थल के बारे में मैंने बताया नहीं था, वो अभी बता देता हूँ। मध्य पाषाण काल का स्थल है जो भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी प्रश्न किए गए हैं, और वो है बाड़मेर में स्थित है तिलवाड़ा। यह स्थल है, यह भी मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है। और यहाँ पर भी क्या प्राप्त हुए, यहाँ पर खुदाई करने का काम किया था डॉक्टर V.N. मिश्र साहब ने, यहाँ पर खुदाई का काम किया था। तो यहाँ पर भी क्या मिले, यहाँ पर हमें मिले हैं 5 कमरे, और हमें मिले हैं पशुपालन के भी मिले हैं, और नर कंकाल के भी हमें क्या मिली है, राख मिली है। नर कंकाल की भी राख मिली है। इनके संबंधित अगर हम देखें तो पशुपालन के भी यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, पशुपालन के भी हमें प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पर हमें प्रमाण मिलते हैं किस टाइम ड्यूरेशन के, हमें मिलते हैं 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के टाइम ड्यूरेशन के बारे में भी यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो ये स्थल है कौन सा, मध्य पाषाण काल का स्थल है, बाड़मेर के अंदर स्थित है तिलवाड़ा। तो इस तरीके से 2 बड़े स्थल हो गए राजस्थान के अंदर, एक बागोर हो गया और दूसरा तिलवाड़ा। तो ये कुछ जानकारी हमने ये भी इसके साथ क्लियर कर ली। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं आज कांस्य युगीन सभ्यता।
कांस्य युगीन सभ्यता किसके कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं हम? राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं हम कांस्य युगीन सभ्यता का। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि पहले ताम्र पाषाणिक संस्कृति आती है और उसी सीक्वेंस में आगे चलकर कांस्य युगीन सभ्यता आती है कि हम देखते हैं कि तांबा व टिन के मिश्रण से कांसे का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और कांस्य युगीन सभ्यता के अंदर हम सभी परिचित हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा स्थल के बारे में जो सबसे पहले खोजा गया था, और उसके बाद हम मोहनजोदड़ो जैसे स्थानों के बारे में, और धीरे धीरे हम सिंधु घाटी से संबंधित बहुत सारे स्थलों के बारे में हम इसके बारे में कुछ जानकारी हमेशा रखते हैं। इसी तरीके से राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कालीबंगा भी क्या है, राजस्थान का ऐसा स्थल है जो कांस्य युगीन स्थल है। और ये हड़प्पा और प्राक हड़प्पा स्थिति को भी हमें क्या करवाता है, अवगत करवाने का काम करता है। यहाँ से प्राप्त जो सामग्री है वह हमें उस समय की भी जानकारी प्रदान करती है। अब अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, अगर मैं कांस्य युगीन सभ्यता के स्थलों को अगर मैं बांटूं तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पर अगर हम बात करें तो 3 स्थल आते हैं जहां पर ज़्यादातर स्थल हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले स्थल अगर मैं बात करूं वो आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर। अब हनुमानगढ़ जिले के अंदर अगर मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर आता है कौन सा स्थल? हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ स्थल के अंदर बात करें तो पहला आता है हमारे सामने कालीबंगा, कालीबंगा। फिर दूसरा स्थल आता है हमारे वहाँ यहीं इसी के पास स्थित है पीलीबंगा, पीलीबंगा। और यहीं से एक और स्थल आता है कर्णपुरा। तो ये 3 स्थल हैं राजस्थान के अंदर, कालीबंगा, पीलीबंगा, कर्णपुरा, जो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ के स्थित है। इसी तरीके से अगला है हमारे यहाँ पास में स्थित है हनुमानगढ़ के पास गंगानगर, और यहाँ पर हमें पहला स्थल मिलता है रंग महल। और कौन से मिलते हैं? बेजोर, बेजोर स्थल मिलता है। और अगर बात की जाए रंग महल इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में हम बात करते हैं। गंगानगर, रंग महल, रंग महल है। फिर है बेंजोर, बेंजोर। फिर है बेगोर। ये 2 स्थल हैं, 3 स्थल है, रंग महल, बेंजोर, बेगोर। और यहाँ पर आता है बीकानेर, बीकानेर स्थल है। इस बीकानेर स्थल में हमारे पास आता है सौंथी, सौंथी स्थल है बीकानेर के अंदर। अब ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कांस्य युगीन सभ्यता का क्या है हमारे राजस्थान के अंदर, यहाँ से हमें सामग्री मिली है जो इस टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले स्थलों के बारे में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा, अब कालीबंगा, पहले तो कालीबंगा नाम कालीबंगा क्यों हुआ? तो कालीबंगा का नाम ये बेसिकली सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा के शब्द के अकॉर्डिंग बंगा बोला गया है चूड़ी को। बंगा किसको बोला गया है? चूड़ियों को। और कैसी चूड़ियां हैं? काली है, तो इसलिए कालीबंगा। अब आप बोलोगे पीली है इसलिए पीलीबंगा, हाँ ये भी सही है कि वहाँ की चूड़ियाँ कैसी पीली मिली है इसलिए पीलीबंगा। अब इसी के पास ही स्थित है, हनुमानगढ़ में ही है वो पीलीबंगा स्थल भी। याद रखने का तरीका कालीबंगा, पीलीबंगा। बंगा चूड़ियाँ प्राप्त हुई है और इसीलिए सिंधी भाषा का शब्द है, इसीलिए कालीबंगा स्थल का नाम है। अब कालीबंगा को एक विद्वान है डॉक्टर दशरथ शर्मा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड
डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा साहब ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बोला है। अब आप बोलोगे दो कौन सी, पहली तो हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, और तीसरी कौन सी है? कालीबंगा। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है, इस स्थल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहा है। अब ये तो हो गई। अब किस नदी के ऊपर स्थित है? वही मैंने आपको बताया था, 4-5 पॉइंट है जो किसी भी सभ्यता स्थल के बारे में जब आप अध्ययन करो तो इन 4 पॉइंट स्थल को अपने ध्यान में रखकर ही आप इसका अध्ययन करो, तो बड़ी आसानी से आपको ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले स्थल कहाँ स्थित है, उसके बाद किस नदी पर स्थित है, खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, क्या क्या सामग्रियाँ वहाँ से प्राप्त हुई है, विशेषता क्या है उस स्थल की, यानी यूनिकनेस क्या है, क्या ऐसी जो अन्य स्थलों की बजाय यहाँ कुछ डिफरेंट चीज़ प्राप्त हुई। बस अगर इन चीज़ों का आपको पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी सभ्यता स्थल के बारे में बता सकते हो बिना किसी रटने के हिसाब से। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखकर ही क्या करो, इसका अध्ययन करो। तो इस तरीके से नदी कौन सी है, हम पढ़ते हैं नदी है कौन सी? घग्गर। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब घग्गर नदी कहीं कहीं इसको दृश्यवती, बेसिकली ये है सरस्वती नदी की सहायक नदियां हैं। सरस्वती नदी की सहायक नदियां हैं कौन सी? घग्गर। इसी के किनारे पर स्थल है कौन सा? कालीबंगा। अगर देखा जाए तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित है। कैसे स्थित है उसकी चर्चा मैं हमारी एक अलग से क्लास के अंदर करूंगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये यहाँ पर स्थित है, और किस तरीके से वर्तमान कॉन्टेक्स्ट के अंदर हड़प्पा सभ्यता को हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता को वर्तमान में सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, वो कंसेप्ट भी देखेंगे हम इसके अंदर। तो अब आगे बात करता हूँ कालीबंगा के बारे में। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, खोज, कालीबंगा की खोज। अब अगर देखा जाए कालीबंगा की खोज की बात करें तो खोज के अंदर व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर अमलानंद घोष। इन्होंने खोज की इसकी, कब की? 1952 के अंदर की। अच्छा, अब दूसरा अगला प्रश्न, उत्खनन। इसका उत्खनन 2 विद्वानों ने किया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 2 विद्वान हैं। बड़े आसान याद रख सकते हैं। एक का नाम है बीबी लाल और दूसरे का नाम है बीके थापर साहब। ये दोनों विद्वान हैं जो क्या है, स्थल के उत्खनन किया था। ये उत्खनन स्टार्ट हुआ है 1962 से 1959 तक, 69 तक क्या हुआ, इसका उत्खनन हुआ है कालीबंगा का। अब इसका उत्खनन हुआ है, हम देखते हैं बेसिकली इसके उत्खनन में हमें, और इस पे प्रश्न भी आया है प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर। हम देखते हैं स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर में एक प्रश्न था कि कालीबंगा की खुदाई कितने स्तरों में हुई है। तो कालीबंगा की खुदाई है वो 5 स्तरों में हुई है। तो हमारे सामने अगला है कितने स्तर में इसकी खुदाई हुई, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए इस पर प्रश्न भी आया है। तो कितने स्तरों में हुई है? 5 स्तरों में इसकी खुदाई हुई। चलो ठीक है, 5 स्तरों में इसकी खुदाई हो गई। यहाँ फिर एक प्रश्न उठता है, मेरे जैसे मान लीजिए कोई जिज्ञासु जो जब हम अध्ययन कर रहे थे उस समय मेरे भी मन में जिज्ञासा थी कि ऐसा कैसे ढूंढ लिया, क्या अमलानंद घोष को एकदम से कुछ ऐसा हुआ और उन्होंने खुदाई क्यों? हम देखते हैं कोई सभ्यता स्थल जमीन के नीचे स्थित है।
अगर कोई सभ्यता स्थल जमीन के नीचे, ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में इतनी दुनिया भर की जमीन है, हर जगह खोदो क्या सभ्यता स्थल मिल जाएगा? नहीं, इसके पीछे कुछ और भी कारण है। अगर बात की जाए कालीबंगा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो हम देखते हैं कि कालीबंगा का जो खोज है, इस खोज में एक ऐसे विद्वान का हाथ है जिसने अपने अथक प्रयास से कुछ चीज़ें क्लियर कर दी थी, और बाद में उसी के रिसर्च के अकॉर्डिंग आगे जाकर हमें और सफलता मिल जाती है, और इस तरीके से दुनिया के सामने एक बड़ी सभ्यता का हम देखते हैं जो दृश्य जो प्रकट होती है, और इसके अकॉर्डिंग भारत की जो भारतीयों को लेकर जो सोच है विश्व के अन्य जो राष्ट्रों के अंदर, तो वो भी यहाँ पर बदल जाती है। क्योंकि हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पहले यहाँ के, हम एशियाटिक जो सोसाइटी के जो विद्वान हैं, एशियाटिक जर्नल उसकी पुस्तक में उस जर्नल में हमेशा क्या होते थे, प्रकाशित होते थे, लेख प्रकाशित होते थे, और प्राचीन भारतीय ग्रंथों से संबंधित बहुत सारी व्याख्या भी क्या होती थी उन ग्रंथ। विलियम जोन्स के बारे में भी सुनते हैं हम, जॉनथन डंकन के बारे में भी सुनते हैं। तो ऐसे कुछ विद्वान थे जो क्या कर रहे थे, हमारे प्राचीन भारतीय जो संस्कृति थी उसकी जो जानकारी थी वो उसमें पब्लिश करवाने का काम कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि इस समय तक, जब तक हम देखते हैं 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन नहीं हुआ, उससे पहले तक इन विदेशी जो यहाँ पर जो भी विद्वान थे, उनका यही मानना था कि वह हमारा सबसे जो प्राचीन टाइम है उसको मान रहे थे। कहाँ तक? आर्य सभ्यता तक ही मान रहे थे, आर्य सिविलाइजेशन तक ही, वो क्या है, वैदिक जो हमारी सभ्यता है वहीं तक के टाइम ड्यूरेशन को ही वो कंसिडर कर रहे थे और वहीं से आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही इसका उत्खनन हुआ तो उनका जो कंसेप्ट था वो पूरी तरीके से चेंज हुआ, और उन्होंने ये मान लिया कि भारतीय संस्कृति वैदिक सभ्यता से भी क्या है, काफ़ी पीछे जाता है, उसका टाइम ड्यूरेशन उनसे भी कई हम देखते हैं 2000 साल पहले का चला जाता है। तो इस तरीके से उनके दिमाग के अंदर जो कंसेप्ट था विश्व की अन्य सभ्यताओं को लेकर, वो भारतीयों के ऊपर भी आता है, और यहाँ से ही क्या है, उनका जो सोचने का दायरा बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो जाता है 1921 के बाद। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए, अगर हम एक चित्र से आप लोगों को मैं समझाता हूँ यहाँ पर। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये दो विद्वान बैठे हैं, एक हमें सूट बूट से एक यूरोपियन व्यक्ति और एक हमारे यहाँ पर भारतीय साधु, कोई जैन साधु हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और कुछ ये अपने क्या है कुछ टेक्स्ट इस विद्वान को दिखा रहे हैं। बेसिकली आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि ये कौन है ये विद्वान, है ना? आप लोगों के मेरे हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोनों विद्वानों के बारे में, है कौन ये विद्वान। अगर देखा जाए इनके बारे में, तो ये जो विद्वान हैं जो विदेशी हैं, इनकी अगर मैं बात करूं, जो विदेशी विद्वान हैं इनकी अगर मैं बात करूं, तो यह विद्वान है L.P. टेसीटोरी, और ये जो विद्वान हैं यह है जैन आचार्य हैं, जैन आचार्य, इनका नाम है विजय धर्म सूरी, और ये कोई जैन स्क्रिप्ट्स को दिखा रहे हैं इन विद्वान को। अब माजरा क्या है, क्यों एक विदेशी व्यक्ति को एक जैन के साथ क्या है बैठ रहे हैं और उनके स्क्रिप्ट्स को देख रहे हैं। और इस पूरा अगर देखा जाए इस चित्र का हम अगर बात करें तो हमारे सामने कंक्लूजन आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन आता है हमारे सामने, राइट। हम देखते हैं कि व्यक्ति का जन्म होता है 13 दिसंबर इस व्यक्ति का जन्म हुआ है 13 दिसंबर 1887 को। कहाँ हुआ है इस व्यक्ति का जन्म? जो विदेशी व्यक्ति अभी हमें चित्र में दिख रहे थे, 13 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ। L.P. टेसीटोरी इनका नाम है।
इटली के हम देखते हैं यूडीन शहर के अंदर इनका जन्म हुआ है, यूडीन शहर के अंदर जन्म हुआ है। और पिता का नाम, पिता का नाम है गुइडो टेसिटोरी और माता का नाम है लुइगिया रोजा वेनियर रोमानो, ये माता का नाम है। और जो विद्वान हैं उनका नाम है आचार्य, जैन आचार्य विजय धर्म सूरी। राइट। अब क्या हुआ कि जब 13 दिसंबर 1887 को एलपी टेसिटोरी का जब जन्म हुआ, जन्म होने के हम देखते हैं जैसे प्रारंभिक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन यहाँ कुछ रोचक चीज़ थी। क्या थी? बचपन से ही एलपी टेसिटोरी को क्या था? प्राकृत, संस्कृत और पाली भाषाओं के अंदर रुचि थी और भारतीय संस्कृति के अंदर रुचि थी। और यह रुचि क्या है? इनके विषय चयन से संबंधित सब्जेक्ट का जब इन्होंने चुनाव किया कॉलेज टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो इन्होंने प्राकृत, संस्कृत और पाली भाषाओं को चुना और इनका अध्ययन किया। काफ़ी सारा अध्ययन जब इनका कंप्लीट हो गया, अध्ययन करने के बाद इन्होंने कोई न कोई रास्ता देखा कि किसी न किसी तरीके से भारत जाऊं और क्या करूं, इस भाषा से संबंधित अध्ययन को अपना पूर्ण करूं। तो इस उद्देश्य के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे ब्रिटिश, हम देखते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से, कि किसी न किसी तरीके से क्या हो जाए, उन्हें भारत में अपॉइंट कर दिया जाए। काफ़ी प्रयास करने के बाद इन्हें सफलता मिल जाती है और ये भारत में क्या है, अध्ययन तो नहीं, लेकिन क्या हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में क्या है, प्रारंभ में इन्हें नौकरी मिल जाती है। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम देखते हैं 1861 का वर्ष है, 1861 का वर्ष है। इसी समय स्थापना होती है एएसआई की, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर। और हम देखते हैं इस समय क्या है, इसके हेड कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम इसके हेड है। और इसके साथ ही भारत के जितने भी जो प्राचीन है स्थलों का रिसर्च होना प्रारंभ हो जाता है। और हम देखते हैं कनिंघम महोदय क्या कर रहे हैं, खासकर कुछ विदेशी यात्रियों की किताबों के विवरण का क्या प्रयोग कर रहे हैं, स्थलों को ढूंढ रहे हैं, खासकर किसका? ह्वेनसांग का। सुयु की उनकी किताब है, इस किताब से जुड़े हुए स्थलों के बारे में वो क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं और इन स्थलों को ढूंढने का काम कर रहे हैं कनिंघम महोदय के द्वारा। और कनिंघम के द्वारा हम देखते हैं भारतु स्तूप और अन्य स्थलों की क्या की जाती है, उनके द्वारा ढूंढा जाता है उन स्थलों को और बताया जाता है कि वास्तव में ये स्तूप ये रहा था। इसी तरीके अशोक के संबंध से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्या है, कनिंघम महोदय के द्वारा ढूंढा जाता है। लेकिन 1861 के बाद आगे देखते हैं हम 19 स्टार्टिंग के अंदर, तो हम देखते हैं क्या देखते हैं कि आगे चलकर एएसआई के हेड हुए हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जब इसके हेड थे, जॉन मार्शल जब इसके हेड हुए, तो जॉन मार्शल ने क्या है, इस समय तक एलपी टेसिटोरी की मुलाकात हो जाती है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी से। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा आग्रह करने पर और प्रोत्साहन देने पर एलपी टेसिटोरी बीकानेर आ जाते हैं। और हम देखते हैं 1912 के बाद में 5 साल तक क्या करते हैं, बीकानेर के अंदर अपना रिसर्च वर्क पूरी करते हैं। इसी समय इनकी मुलाकात होती है किनसे? आचार्य विजय धर्म सूरी जी से। और इनके द्वारा क्या किया जाता है, बहुत सारी प्राकृत और पाली भाषाओं के ग्रंथों का क्या किया जाता है, एलपी टेसिटोरी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। यह जब अध्ययन हुआ तो एलपी टेसिटोरियन ने कुछ बेसिकली ये भाषाविद थे। एलपी टेसिटोरी एक उच्च कोटि के क्या थे, भाषाविद थे, लैंग्विस्टिक्स भाषाविद, और भारतीय भाषाओं का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। और इसी अध्ययन में इन्होंने किसका अध्ययन किया, राजस्थानी का अध्ययन किया। और इन्होंने बताया कि ये जो राजस्थानी भाषा है ये किसका अभ्रांश है, गुजराती अभ्रांश है। और इन्होंने राजस्थानी भाषा के कौन से दोनों रूप हम पढ़ते हैं, किसके बारे में, डिंगल के बारे में, डिंगल व पिंगल, इन
साहित्यिक रचनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका अध्ययन किया और बताया किसका है? गुजराती अभ्रांश बताने वाले हैं कौन? एलपी टेसीटोरी। गुजराती अभ्रांश से उत्पन्न बताते हैं। गुजराती अभ्रांश से क्या बताते हैं? अभ्रांश भाषा का रूप, प्राकृतिक रूप, उसी को क्या बोलते हैं? अभ्रांश। तो गुजराती अभ्रांश से उत्पत्ति बताते हैं किसकी? राजस्थानी। और इनके दोनों डिंगल और पिंगल पर भी अध्ययन करते हैं। तो एक अध्ययन तो ये चल ही रहा था। तो इसी समय क्या है, इनको निर्देश मिलता है जॉन मार्शल का। अब जॉन मार्शल के कहने पर क्या करते हैं ये हम देखते हैं। एलपी टेसीटोरी कहाँ जाते हैं? एलपी टेसीटोरी पहुंच जाते हैं कालीबंगा स्थल पर। कालीबंगा स्थल पर, और वहां पर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? सर्वेक्षण करना स्टार्ट कर देते हैं। इस सर्वेक्षण के अंदर उन्हें कुछ मोहरें और कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई थी। कुछ मोहरें प्राप्त हुई इस स्थल पर। काफ़ी सारा उन्होंने काफ़ी टाइम ड्यूरेशन तक इस कालीबंगा स्थल के आसपास के एरिया में सर्वेक्षण किया, और वहीं पर क्या है, इन्हें कुछ मोहरें प्राप्त हुई। ये मोहरें 1917 के अंदर प्राप्त हुई। इनका रिसर्च अच्छा चल रहा था और ये बहुत नज़दीक थे कालीबंगा की, उसी समय खोज कर लेते। अगर ये सफल हो जाते या इनके सामने कुछ चुनौतियां उत्पन्न नहीं होती, तो शायद हड़प्पा सभ्यता से पहले कालीबंगा का क्या होता? उत्खनन होता, और प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में कालीबंगा क्या होता है हमें देखने को मिल जाता। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। 1917 के अंदर ही क्या हुआ? एलपी टेसीटोरी की माता बीमार हो गई, और जैसे ही इनकी माता बीमार हुई, इन्हें सूचना मिली, यहाँ से यह यूडीन के लिए निकल जाते हैं और इटली पहुँचते हैं। लेकिन इनके पहुँचने से पहले ही क्या हो जाता है? इनकी माता का निधन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कुछ 7-8 महीने तक कहाँ रहते हैं हम देखते हैं? यहीं इटली में ही रहते हैं, और उसके बाद फिर वापस कहाँ लौटते हैं? बीकानेर। रास्ते में इन्हें स्पेनिश इन्फेक्शन जिसको बोल सकते हैं वो हो जाता है, और काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये कहाँ पहुँच जाते हैं? बीकानेर पहुँच जाते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही ये बीकानेर पहुँचते हैं, बीकानेर पहुँचते हैं 22 नवंबर 1919। 22 नवंबर 1919 के अंदर क्या हो जाता है इनका? हम देखते हैं क्या हुआ। 22 नवंबर 1919 के अंदर एलपी टेसीटोरी का निधन हो जाता है। अब निधन हो गया, इनके द्वारा कुछ रिसर्च किया गया, लेकिन निधन से कुछ महीने पहले इनके द्वारा क्या किया गया? एक लेटर भेजा गया था जॉन मार्शल को, क्योंकि जॉन मार्शल के कहने पर ही क्या कर रहे थे? कालीबंगा के आसपास के स्थलों का सर्वेक्षण कर रहे थे। और ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने लेटर में एक चीज लिखी। जब ये कहाँ जा रहे थे? इटली जा रहे थे। तो इटली जाने से पहले इन्होंने एक लेटर में चीज लिखी, उसमें स्पष्ट लिखा कि अब तक जो हमारा अध्ययन कहाँ तक है, हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कहाँ तक का मान रहे थे? वैदिक संस्कृति तक के टाइम ड्यूरेशन तक ही मान रहे थे, और हमारी जानकारी आर्यों और वैदिक संस्कृति तक की सीमित थी। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीजें मिली है जो हमें उनसे कई हजार साल पहले का क्या दे रहे हैं? हमें प्रमाण दे रहे हैं, और हो सकता है हम उससे भी कई पुरानी सभ्यताओं के बारे में क्या कर सकते हैं? हमें पता चल जाएगा, और मैं भारत आने पर आपसे मिलूंगा। ये उनके लेटर में था, और जॉन मार्शल को लिखा गया था लेटर। ये लेटर आपको आसानी से क्या है, आप देखते हैं ऑनलाइन, आपको विकिपीडिया और इन पर ये लेटर का प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स भेजे थे जॉन मार्शल को। और इन्होंने स्पष्ट बोला था, कॉन्फिडेंसली बोला कि हम बिल्कुल नज़दीक हैं एक ऐसी सभ्यता के ढूंढने के बारे में जो आर्यों से पहले की। तो इस तरह की ये रोचक कहानी जुड़ी है किससे? कालीबंगा से। अगर असमय किनका निधन नहीं होता, एलपी टेसीटोरी महोदय का निधन नहीं होता, तो
आज क्या होता, हड़प्पा की जगह कालीबंगा पहला स्थल होता जो इस सभ्यता का ढूंढा जाता। और फिर हम कालीबंगा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ते, सरस्वती सभ्यता पढ़ते। और इस तरीके से ही एक व्यक्ति के निधन के साथ ही क्या हो गया कि इतना चेंज हो गया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं उनकी 1919 में उनकी मृत्यु हुई है। 1919 में उनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं 1921 के अंदर किसका पता चलता था, डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किसकी खोज कर ली जाती है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली जाती है। और इस तरीके से क्या है, हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एक रोचक जानकारी जुड़ी थी जो मैंने आप लोगों से साझा कर ली। अब अगर आगे हम बात करें तो कालीबंगा से संबंधित मैंने बताया बीके थापर साहब, बीबी लाल साहब, इनके द्वारा क्या किया गया, उत्खनन किया गया और पूरे एक विस्तृत एरिया के अंदर क्या है बहुत सारी सामग्रियां प्राप्त की गई थी। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में स्तर की बात कर रहा था। कालीबंगा के अंदर खुदाई के स्तर, कालीबंगा के अंदर खुदाई के स्तर के अंदर क्या है, हमें दो स्थितियां मिलती है। अब 5 स्तर में हुआ है खुदाई, तो ध्यान रखना खुदाई के प्रथम और द्वितीय स्तर में हमें प्राक हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, जो कब के हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता के। और इसी तरीके से स्तर नंबर 3, 4 और 5 से हमें मिलता है हड़प्पा कालीन टाइम ड्यूरेशन का, हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रमाण मिल जाते हैं। अब इनसे भी जुड़ा एक और प्रसंग है। अब हमें कैसे पता चला कि प्राक हड़प्पा सभ्यता के मिले और हड़प्पा सभ्यता के मिले, दोनों के अंदर डिफरेंस है कुछ। खुदाई के अंदर जब हम मान लीजिए किसी स्तर के बारे में हम खुदाई करते हैं, तो खुदाई की गई तो क्या हुआ, खुदाई के अंदर जो सबसे पहली जो दीवार मिली है नीचे की तरफ, उस दीवार के अंदर हमें क्या है, भूकंप के अवशेष मिले, यानी दीवार के अंदर क्रैक्स आ रखे हैं, जो स्पष्ट दिखाता है कि जो प्राक हड़प्पा सभ्यता है वो किसकी वजह से नष्ट हुई है, भूकंप की वजह से क्या हुआ है, उसका विनाश हुआ है। और ये कब हुआ है, लगभग 2400 ईसा पूर्व के अंदर लगभग हुआ है। 2400 ईसा पूर्व के अंदर भूकंप की वजह से क्या हुआ, जो प्राक हड़प्पा स्थल था, 2 स्तर मिलते हैं हमें, हम देखते हैं स्थिर कितने स्तर हैं, 5 स्तरों में इसकी खुदाई हुई है। लेकिन हमें सभ्यता कितनी मिलती है, हमें एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण 2 के ही मिलते हैं, हमें 2 की विशेषता मिलती है। तो पहले की बात कर रहा था, जब हमने खुदाई की तो क्या हुआ, ये दीवार मिली जिसके अंदर में क्रैक्स मिले हैं, तो इनकी वजह से हम स्पष्ट कर सकते हैं यहाँ पर भूकंप से 2400 के अंदर ये स्थल क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। बर्बाद होने के बाद क्या हुआ, काफ़ी टाइम तक ये प्लेस पड़ा रहा और यहाँ पर क्या मिट्टी जमा हो गई। बाद के अंदर 2350 ईसा पूर्व के लगभग 2350 ईसा पूर्व के लगभग क्या हुआ, हड़प्पा वासी आकर यहाँ पर बस गए। इसके प्रमाण मिलते हैं क्योंकि इनके द्वारा मान लीजिए कोई मकान बना है, तो ज़्यादातर क्या है, आज तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जिसकी वजह से हम नींव को क्या है, जेसीपी वगैरह से क्या है, बिल्कुल नींव से क्या है, मकान को हटाकर दूसरा मकान बना सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसे करते भी हैं, जैसे भी कोई बड़ी बिल्डिंग्स बनानी होती है तो पहले नीचे बेसमेंट को खोद कर क्या है, उसका डीपीसी वगैरह करके फिर ऊपर बिल्डिंग खड़ी की जाती है। उसी तरीके से प्राचीन समय में इतने संसाधन नहीं थे, तो ये लोग क्या करते थे कि मान लीजिए क्या है, कोई भवन का निर्माण हो रखा है तो उस भवन को हटाया गया है, तो भले ही ऊपर से तो हटा दिया गया लेकिन नीचे से उसकी नींवें वैसी की वैसी है। और उन नींवों को खोद कर क्या है, थोड़ा सा खोद कर क्या है, फिर उनके ऊपर दूसरी इमारत खड़ी की गई। तो जब खुदाई की गई तो ये डिफरेंस स्पष्ट नजर आया कि ये नीचे वाला स्तर है और ये ऊपर वाला स्तर है। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, 2 सभ्यताओं के 2 टाइम ड्यूरेशन की सभ्यता यहाँ पर डेवलप हुई थी। तो ये दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया और उसके बाद में हम हड़प्पा संस्कृति के क्या मिलते हैं, सारे के सारे हमें प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर यह खुदाई के स्तर कितने हैं, 5 स्तर में, लेकिन हमें सभ्यता के कितने
बने, 2 सभ्यता के मिले। पहला और दूसरा किसका है? प्राक हड़प्पा का। और तीसरा चौथा पांचवा किसका है? हम देखते हैं हड़प्पा टाइम ड्यूरेशन का है। अब हम देखते हैं कि कालीबंगा से हमें खुदाई में प्राप्त क्या क्या हुआ है। तो कालीबंगा से खुदाई के अंदर प्राप्त के लिए अगर मैं बात करूं तो हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक और ख़ास एक स्थल मिला है बीकानेर के अंदर, सौंथी। ये जो सौंथी स्थल है बीकानेर के अंदर, इसको कालीबंगा फर्स्ट बोला गया है। अब बहुतों के दिमाग में आएगा कालीबंगा फर्स्ट, कालीबंगा सेकंड, ये क्या माजरा है? सीधी सी बात है, प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कहाँ से थे? इस सौंथी नामक स्थान पे थे। प्रारंभ में यहीं पर क्या हुआ था? विकास हुआ था इन लोगों का, या डेवलपमेंट हुआ। यहाँ से ही ये लोग कहाँ बस गए? जाकर आगे जाकर प्राक हड़प्पा स्थलों में बस गए, इसके प्रमाण मिलते हैं। तो इसीलिए इसको सौंथी सभ्यता भी बोला गया, जो किससे पहले है, जो किससे पहले आती है? हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता, यानी प्राक हड़प्पा सभ्यता कौन सी? उनमें आती है सौंथी सभ्यता। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर फैक्ट्स बिल्कुल तैयार होगा। अब सबसे बात है कि हड़प्पा सभ्यता एक व्यवस्थित नगर सभ्यता है। व्यवस्थित नगर सभ्यता के प्रमाण कैसे मिलते हैं? तो अगर मैं बात करूं इनके साथ हमें ये भी प्राप्त होता है। हड़प्पा अगर कालीबंगा स्थल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? इस तरह के 2 टीले मिलते हैं बड़े बड़े। यह बड़ा टीला है और इसके पास ये छोटा टीला है। यह पश्चिम में स्थित है और यह पूर्व में स्थित है। यह जो है, और क्या किया गया कालीबंगा के अंदर, एक और खास बात मिलती है कि ये जो पूर्व और पश्चिम है, पश्चिम का जो छोटा टीला है, यहीं पर हमें दुर्ग के प्रमाण मिले हैं। दुर्ग सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर जितने भी बड़े स्थल हैं जो नगर और इनके अंदर बटे हुए हैं, तो वहाँ पर पश्चिम में दुर्ग मिला है। राइट, तो यहाँ पर भी कालीबंगा में भी हमें पश्चिम में क्या मिलता है? दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। और पूर्व में क्या मिलता है? नगर मिलता है। और नगर को किस तरीके से? इस तरीके से बाकायदा हम देखते हैं समकोण पर काटा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुए हैं? भवनों के निर्माण हुए। इन स्थलों पर क्या है? भवनों का निर्माण हुआ है और व्यवस्थित रूप से यहाँ पर क्या है? सभ्य जो मकान बनाने का काम किया गया। पहली बात, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ग्रीड मेथड, ग्रीड पद्धति बोलते हैं। और इसी मेथड को क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड मेथड भी बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड मेथड भी बोलते हैं। ये दोनों पद्धतियां देखने को मिलती है हमें। ये सड़कों का मैं बता रहा हूं। इस तरीके से क्या है? दोहरा परकोटा मिला है। दोहरा क्या मिला है? परकोटा मिला है कालीबंगा से। दोहरा परकोटा पश्चिम में भी और पूर्व में भी क्या है? परकोटा स्थित है। इसे उच्च नगर, इसे उच्च नगर और इसे निम्न नगर बोला गया है। इसे निम्न नगर, ये ज़्यादा हाइट में था इसलिए उच्च, और ये थोड़ी कम हाइट में था इसलिए निम्न नगर। तो ये तो था यहाँ पर बसावट कालीबंगा की। तो यहाँ पर ये किसकी बात आ गई? सड़कों की। अच्छा, अब अगर बात करूँ तो सड़कें, मुख्य सड़कें थी 7.2 मीटर लंबाई मिलती हमें मुख्य सड़कों की। कितनी मिलती है? 7.2 मीटर। और क्या खास मिलती है? अब कृषि के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? सिटी से बाहर मिले हमें। यानी ये मान लीजिए मुख्य शहर है, इसके बाहर खेतों में मिले हैं। क्या मिला है? एक और हमें विशेषता मिली है, यहाँ पर हमें मिली है हल्की ऐसी आड़ी तिरछी रेखाएं। और क्या किया गया? यहाँ पर 2 फसलें बोने का प्रमाण मिलता हमें। कौन सी फसलें? एक तो फसल मिलती है हमें गेहूं और दूसरी फसल मिलती है हमें जौ। कालीबंगा से हमें कपास का भी मिलता है प्रमाण।
कपास का तो जाहिर सी बात है सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे पहले कपास की कृषि कहाँ हुई है? यहीं पर हुई है, इसीलिए हमें ये कपास का प्रमाण भी मिलता है। तो गेहूं और जौ के दाने मिले हमें इन आड़ी तिरछी रेखाओं में कहाँ से मिली है? नगर के बाहर मिली। जाहिर सी बात है कि यहाँ यह नदी का क्षेत्र था, तो बरसात और नदी कर बारिश होने पर क्या कहे, इन लोगों के द्वारा लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी के हल का प्रयोग करके क्या है, ये फसलें बोने का काम किया गया, गेहूं और जौ। अब अगर और हमें देखें इन स्थलों के बारे में, तो घर हमें देखें तो घरों के अंदर घर क्या था? घर का जो मुख्य मार्ग से अगर देखें तो मुख्य मार्ग के बैक साइड में था घर का गेट, है ना। गेट कहाँ मिलता है? बैक साइड। यहाँ किसी तरह की खिड़कियाँ नहीं मिलती है। और कहीं कहीं चौराहों यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें? घर के बैक की तरफ जहाँ मुख्य गली है यहाँ पर हमें बड़ी क्या मिलते हैं? चौकोर चबूतरे मिलते हैं। चौकोर चबूतरे मिले हमें। तो जाहिर सी बात है इन चबूतरों का प्रयोग क्या होता होगा? दुकानों के रूप में प्रयोग होता होगा, वस्तुओं का क्रय विक्रय करने का काम किया जाता होगा। तो ये भी मिलते हैं हमें चबूतरे। और घरों की क्या खास बात है? हम देखते हैं घरों के अंदर कुएं भी मिले हैं। कुएं भी मिले हैं जो क्या है, ईंटों के द्वारा क्या है, उनको बांधने का काम किया जाता था। और क्या खास बात थी? अगर देखा जाए तो घरों के अंदर ईंटों का प्रयोग हुआ था, और ये ईंटें कैसी थी? कच्ची थी। ईंटों का प्रयोग, और ईंटें भी कैसी? कच्ची ईंटें जो धूप में पकाई गई हो, ये प्रमाण मिला है ईंटों का। और अगर देखा जाए तो घरों में और क्या चीज मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, घर के फर्श के अंदर टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। फर्श में क्या किया गया है? टाइल का इस्तेमाल किया गया है। फर्श में टाइल का, और टाइल भी अच्छी डिजाइनिंग में देखने को मिलती है। टाइलों पर भी डिजाइन है, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जिन टाइलों का अपने घरों में प्रयोग कर रहे थे, वही टाइलें हम देखते हैं कितने आज से 5000 5,500 साल पहले भी हमारे पूर्वज क्या करते थे? प्रयोग में करते थे। इसका प्रमाण मिलता है हमें यहीं से। और अगर देखा जाए तो अब इन घरों को क्या किया जाता था? बांस की बलियों से क्या है, इनकी छतों को बनाया जाता था, और इस तरीके से कालीबंगा के अंदर इन घरों को सुरक्षित रखा जाता है। एक और खास बात है, घर के बाहर क्या थी? नाली थी। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्थलों में मिला है, बाकायदा पानी की शहरों के अंदर निकासी की व्यवस्था थी। यहाँ की जो नाली, उसकी एक खास बात है, क्या है? नाली में लकड़ी का प्रयोग हुआ है। लकड़ी का प्रयोग हुआ है नाली के अंदर। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस स्थल की, कि लकड़ी का प्रयोग किया है। तो जाहिर सी बात है इस सभ्यता के अंदर बढ़ाई का काम करने वाले कर्मकार भी क्या रहे होंगे? बढ़ाई भी रहे होंगे, जो लकड़ी की नालियों को बनाने का विश्व में पहला ऐसा प्रमाण है जहाँ लकड़ी की नालियों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है कालीबंगा के अंदर। तो ये कुछ घर के अंदर विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर? कालीबंगा के अंदर। अब अगर और बात करूं धार्मिक सामाजिक जीवन इनका, या धार्मिक जीवन की अगर मैं बात करूं, धार्मिक जीवन इनके, तो उनसे संबंधित भी कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है। सबसे पहला तो प्राप्त हुआ है दक्षिण के अंदर कब्रिस्तान। कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। इस कब्रिस्तान में हमें शवों को गाड़ने के 3 मेथड मिले हैं। 3 हमें क्या मिलती हैं? पद्धतियां मिलती हैं। एक पद्धति में शव को क्या है? गोलाकार एक गड्ढा खोदकर क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। एक और तरीका था जिसके अंदर शव को क्या कर दिया जाता था? मोड़ दिया जाता था पूरी तरह, उसके टांगों को इकट्ठा करके इन गड्ढों में डालने का काम किया जाता था। एक हमें बड़े ऐसे क्या है गड्ढे मिले जहां पर बकायदा शव को क्या किया जाता था? लेटाया जाता था यहाँ पर, और उस शव के पास क्या रखे जाते थे? उपयोग की वस्तुएं होती थी। पानी होता था, खाना होता था, उसके लिए गहने,
उसके लिए इत्र, कांच, कपड़ा इत्यादि चीज़ें भी क्या की जाती थी, साथ में गाड़ देने का काम किया जाता। तो हमें प्रमाण मिलता है, शवों को गाड़ने का प्रमाण मिलता है कालीबंगा के अंदर, और वो भी 3 मेथड मिलते हैं। जाहिर सी बात है ये जो तीसरा मेथड है वो हमें पूर्व जन्म के या जो आने वाला अगला जन्म है उससे संबंधित चीज़ों को दिखा दो कि व्यक्ति इस लोक से दूसरे किसी लोक का जाता होगा। यही मेथड रहा होगा जिसकी वजह से ये उसके साथ में ये बहुत सारी वस्तुएं दफनाने का काम करते थे। कौन? इनके पूर्वज। तो ये स्टेटस भी दिखाता है सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी के अंदर निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के उच्च जो तीनों वर्गों के अंदर ये समाज बटा हुआ था। ये भी हमें क्या है यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये शवों को गाड़ने की 3 पद्धतियाँ मिलती हैं कालीबंगा के अंदर। एक मोहर मिली है कालीबंगा के अंदर। इस मोहर के अंदर क्या है, हम देखते हैं कोई कुमारी मोहर के अंदर कुमारी देवी का चित्र मिलता है सिक्के के एक तरफ या मोहर के एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या मिलता है, दूसरी तरफ हमें व्याघ्र का चित्र मिलता है, व्याघ्र या चीता का चित्र, चीते का चित्र मिलता है। तो जाहिर सी बात है समाज क्या था, मात्र समाज क्या था, मात्र सत्तात्मक था, या मात्र शक्ति की क्या करता था, समाज में उपासना होती थी। तो ये, और ज़्यादातर ये जो मोहरें मिली हैं, ये मोहरें बनी हैं किससे, मिट्टी से, सेल खड़ी पत्थर से, तांबे की भी मोहरें मिली हमें। आकार कैसा है, बेलनाकार है। ये मोहरें कैसे हैं, बेलन के शेप के अंदर ये मोहरें हमें देखने को मिलती है। किनके, कालीबंगा के अंदर, जिसमें बेलन के शेप की भी क्या मिलती है, हमें मोहर मिलती है। और इस तरीके से इनकी कुमारी देवी का भी चित्र मिलता है। स्वास्तिक का चिन्ह भी मिलता है, यही है स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह भी मिलता है, कहाँ मिलता है, कालीबंगा से। अब बहुतों के दिमाग में होगा ये स्वास्तिक का चिन्ह किन से संबंधित है, किस देवता के उपासना से संबंधित है स्वास्तिक का चिन्ह। अगर देखा जाए तो यह प्राचीन समय में सूर्य उपासना से संबंधित था स्वास्तिक का चिन्ह। और जितने भी आज भी देख लेना, हम देखते हैं सनातन धर्म के जो जितने भी जहाँ रिचुअल्स जो प्रैक्टिसेस होती है वहाँ पर सबसे पहले ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। देख लेना, आप गौर कर लेना, चाहे किसी बर्तन के ऊपर हो, कहीं पर भी हो, स्वास्तिक का चिन्ह। और इस स्वास्तिक के चिन्ह के साथ ही क्या होती है, हमारे जितने भी धार्मिक रिचुअल्स हैं सोसाइटी के, हिंदू खासकर जो सनातन धर्म से संबंधित सोसाइटी है, वहाँ पर क्या है, ये रिचुअल्स के अंदर हमें ये स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिल जाता। तो ये कालीबंगा में भी था। और अगर हम देखें तो एक बैल की क्या मिली है, टूटी हुई मिट्टी की बैल की मूर्ति मिली है जो टूटी हुई है, यह भी मिलती है हमें। तो ये भी दिखाती है कि सोसाइटी के अंदर क्या था, बैल की उपासना का भी क्या था, प्रावधान था सोसाइटी के अंदर। और अगर मैं बात करूं तो सोसाइटी के अंदर मनोरंजन के साधनों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं पासा मिलता है हमें। मछली पकड़ने के औजार भी मिले हैं कि लोगों के द्वारा मछली पकड़ने का भी क्या किया जाता था। और धार्मिक त्योहार भी क्या है सोसाइटी के अंदर मनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। धार्मिक में एक और चीज़ मिली है हमें कालीबंगा से, हमें एक कुआं मिला है जो किससे, ईंटों से बगाईता उसको क्या कर रखा है, सिस्टमेटिक रूप से अगर देखा जाए तो उसको बांधने का काम किया जाता था। कुओं को बांधना बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ईंटों से कच्ची ईंटों से क्या कुएं को बांधा जाता था। और फिर इस कुएं के पास क्या हमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। 7 अगर देखें तो यज्ञ कुंड मिले हमें। ये कालीबंगा की खास बात है यहाँ पर। अब 7 यज्ञ कुंड मिले तो ये किसी न किसी धार्मिक पूजा
या जिसको हम बोल सकते हैं तो 7 अग्नि कुंड भी मिले हैं कालीबंगा में, या इनको अग्नि वेदिकाएं भी बोलते हैं। सात अग्नि वेदिकाएं मिली है, जो क्या है धार्मिक प्रैक्टिसेस को भी यहाँ पर शो करते हैं कि यहाँ पर रहा होगा क्या, रिलीजियस रिचुअल्स भी होते होंगे कहाँ पर, कालीबंगा के, जिसके प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। अब इन्हीं रिचुअल्स के अंदर हमें क्या मिले, कुछ एनिमल बोन्स भी मिली, यानी कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जानवरों, पालतू जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। अब इसका क्या मतलब है, पालतू जानवरों की हड्डियाँ मिली, जाहिर सी बात है समाज के अंदर क्या होगा, बलि प्रथा रही होगी, समाज के अंदर बलि प्रथा भी क्या रही होगी कालीबंगा के अंदर। एक और बात भी मिलती है हमें, एक युगल समाधि मिलती है कालीबंगा के अंदर। अब ये जो युगल समाधि है ये कालीबंगा के अंदर सती प्रथा का प्रमाण देती है कि हो ना हो समाज के अंदर ये सती प्रथा नामक कोई व्यवस्था भी रही होगी, जिसकी वजह से क्या है युगल समाधियाँ भी हमें देखने को कालीबंगा के अंदर मिलती हैं। अच्छा, और क्या क्या मिलता है कालीबंगा के अंदर, तो हमें कालीबंगा के अंदर ऊंट का भी प्रमाण मिलता है, ऊंट की हड्डियाँ मिली हमें, यानी ऊंट को कहीं गाड़ा गया था, हड्डियाँ मिली हैं, हड्डियाँ मिली हमें कहाँ से, कालीबंगा से। ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं कहाँ से, ऊंट की हड्डियां मिली हैं। तो इससे हमें ये पता चलता था कि ऊंट पालन का काम भी होता था कालीबंगा। अब पालतू जानवरों के प्रमाण भी मिलते हैं हमें, कौन कौन से पालतू जानवर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है गाय, बैल, कुत्ता, भैंस, भैंसा और ऊंट। घोड़े के प्रमाण नहीं मिलते हमें, ये सारे के सारे पालतू जानवरों के रूप में। और सूअर का भी प्रमाण मिलता है कि सूअर की भी हमें हड्डियां मिली, तो अकॉर्डिंग सूअर भी यहाँ पर क्या है कालीबंगा में, यहाँ के लोगों के द्वारा इनका पालन भी किया जाता होगा। अच्छा, और क्या मिला हमें कालीबंगा के अंदर, और देखा जाए तो कालीबंगा के अंदर हमें कुछ एक मिला है, हमें कांसे का दर्पण मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, कांच की बनी हुई एक माला मिली है, कांच के टुकड़ों की कांच की माला मिली है, कालीबंगा से ही मिली है। हाथी दांत का कंगा मिला है, हाथी दांत का कंगा, हाथी दांत का कंगा भी मिला है, कहाँ से, कालीबंगा से मिला है। तो कांच का दर्पण मिला है, कांच की माला मिली है, हाथी दांत का रथ भी मिला है छोटा, और जाहिर सी बात है बैल की मैंने बता दिया था कि बैल का क्या मिला है, हमें टूटा हुआ बैल का भी प्रतिरूप मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें छोटे छोटे क्या है कुछ मुद्राएं भी मिली हैं। इन मुद्राओं पर बेसिकली क्या है, इन मुद्राओं को हो सकता है ताबीज के रूप में भी प्रयोग लेते होंगे, या लेन देन के रूप में तो जाहिर सी बातें लेते होंगे। यहाँ से जो बेलनाकार मोहरें मिली हैं वो हमें, ऐसी बेलनाकार मोहरें विश्व सभ्यताओं में हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि इनका व्यापार कहाँ रहा होगा, मेसोपोटामिया तक रहा होगा। अब एक और बात यहाँ पर आती है, हमारे कालीबंगा के लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता से पूरी तरीके से संबंध था, क्योंकि उनके जैसी की जैसी सिचुएशन यहाँ पर भी मिली, तो इसका मतलब ये उनसे परिचित थे और वहीं से संबंधित थे। एक और बात, इनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या क्या, एक तो तांबे का क्या किया जाता होगा, निर्यात किया जाता होगा, और कुछ अन्य वस्तुओं का क्या भी देखते हैं निर्यात करने का काम किया जाता होगा। और कांच और ये मालाएं और इस तरह की वस्तुएं, भोगविलास की वस्तुओं को अगर देखा जाए, अगर मिल रही है तो समझ सकते हैं कि समाज के अंदर क्या है, संपन्न वर्ग भी रहा होगा। खासकर यहाँ पर भी कालीबंगा में भी हम देखते हैं जो पुरोहित वर्ग है या जो पूजा पाठ करने वाले वर्ग,
इस वर्ग का प्रभाव नजर आता है यहाँ पर भी हमें। अग्निवेदियों से ये बात स्पष्ट हो जाती है। आर्थिक जीवन में भी क्या है, हम देखते हैं इनके द्वारा इनका पालन किया जाता था। किसान वर्ग भी रहा होगा जो खेती करने का काम करता होगा। अब एक कुंभकार वर्ग भी रहा होगा। बर्तन, सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन, या कालीबंगा के अंदर मिलने वाले बर्तन। अगर कालीबंगा के अंदर मैं बात करूं बर्तनों के बारे में, तो बर्तन में मिले मिट्टी के बर्तन, तांबे के भी मिले हैं, तांबे के भी मिले हैं बर्तन, कांसे के भी मिले हैं बर्तन। लेकिन खासकर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कैसे हैं, वो हम देखते हैं लाल कलर के हैं, लाल रंग के हैं। लाल रंग के तो हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या कर रखी है, काले व सफेद रंग से चित्रकारी की गई, चित्रकारी की गई। इस तरीके से क्या है, लाल रंग, काली व सफेद रंग की क्या की गई है, चित्रकारी करने का काम भी किया गया। कहाँ, कालीबंगा के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कुंभ का और भी कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिनमें बड़े बर्तन मिलते हैं, जहाँ जिनमें अनाज रखने का काम भी किया जाता होगा कालीबंगा के लोगों के द्वारा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो विस्तृत तौर पर इसका उत्खनन हुआ, और भी इसके आसपास के पीलीबंगा स्थल है, रंग महल स्थल है, इनकी भी खुदाई की गई। बहुत से विद्वानों के द्वारा और कुछ प्रयास किए गए, ढूंढा गया स्थलों के। सौथी जैसी सभ्यता जो बीकानेर से हमें प्राप्त होती है कालीबंगा फर्स्ट नाम से, क्योंकि प्राचीन ये कालीबंगा हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, पूर्व सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, जो नवपाषाण काल स्थल और हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बीच का जो संक्रमण काल है उसको दिखाने का काम करते हैं। तो ऐसे अगर देखें तो नवपाषाण कालीन स्थलों में हम पाकिस्तान के अंदर मेहरगढ़ स्थल पर भी देखते हैं, जहाँ पर हमें सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण या कृषि के प्रमाण मिले हैं, और कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से मिल जाते हैं हमें, जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं। तो इस तरीके से और भी भारत के अंदर हमें मिलते हैं। तो यहाँ तांबे, मिट्टी और इनका भी प्रयोग किया जाता था कालीबंगा के अंदर इन लोगों के द्वारा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कालीबंगा के अंदर और भी कुछ अगर कुछ हैं स्थल जिनका मैं हमारे आगे आने वाली क्लास के अंदर आप लोगों से रूबरू होऊंगा, और आगे के जितने भी स्थल हैं उनके बारे में भी एक संक्षिप्त स्टडी, एक संक्षिप्त क्लास जरूर रखेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, इनको हम पूरे को कवर कर लेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं राजस्थान की पाषाणकालीन सभ्यताओं को अगर आप इनके बेस से समझने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से आपको वापस बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सभ्यताओं को आपने अगर कंसेप्ट से पढ़ लिया और समझ लिया तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, तो फ्रेंड्स ये मेरा वादा है आपसे कि आप नहीं भूलेंगे कभी भी कालीबंगा की इन सभ्यताओं के बारे में, इन स्थलों के बारे में, यहाँ होने वाले रिसर्च के बारे में। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर इनसे जुड़े प्रश्न हमेशा के लिए आपके लिए क्या हो जाएंगे, सही होने का काम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको जो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई होगी वो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।